नमस्कार, मेरा नाम है नील और स्वागत है आपका दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में। अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं या फिर राजनीतिक खबरों में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपने ये लोकप्रिय मुहावरा सुना ही होगा कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। मतलब राजनीति के नंबर गेम में पिछड़ने वाला दल भी कब सत्ता की चाबी पा जाए अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि कभी कभी सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ता है और छोटी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। मौजूदा वक्त में नेपाल की पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है और वहां राजनीतिक संकट फिर से गहरा गया है। नेपाल से जुड़े पिछले एपिसोड में हमने आशंका जताई थी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड ज्यादा दिनों तक अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी शायद ही बचा पाएं। हालिया राजनीतिक संकट ऐसी ही कहानी बयां करती हुई दिख रही है। हमने बताया था कि नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया है और केपी शर्मा ओली के समर्थन से पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी। लेकिन नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा में जब सरकार विश्वासमत प्रस्ताव लेकर आई तब वोटिंग के वक्त 275 में से 268 सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। मतलब ये कि 89 सांसद वाली नेपाली कांग्रेस जो अब तक विपक्ष में बैठने की बात कर रही थी उसने अचानक सरकार के समर्थन में ही वोट कर दिया। इससे हुआ ये कि करीब करीब सभी पार्टियां सरकार के समर्थन में आ गई। लेकिन अब जो हुआ है उससे नेपाल सरकार के सर पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल ओली की CPN-UML ने पुष्प कमल प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ओली की पार्टी के मुताबिक राजनीतिक समीकरण अब बदल गए हैं, इसलिए वो समर्थन वापस ले रही है। ऐसे में अब संख्या बल को लेकर सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। ओली की पार्टी चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके पास 78 सांसद हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रचंड अपनी सरकार बचा पाएंगे? अगर हाँ तो कैसे? दूसरा सवाल कि इस घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? तमाम सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले पूरे मामले को फिर से समझ लीजिए। मौजूदा वक्त में विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति हैं और इसी साल इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में 9 मार्च यानी कल राष्ट्रपति का चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले ही वहां राजनीतिक संकट गहरा गया है। ओली की पार्टी का कहना है कि पिछले साल प्रचंड की पार्टी से जब उनका गठबंधन हुआ और 25 दिसंबर को जब प्रचंड प्रधानमंत्री बने थे तब दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ था। समझौता ये हुआ था कि राष्ट्रपति चुनाव में ओली की पार्टी का नेता खड़ा होगा और प्रचंड की पार्टी उनका समर्थन करेगी। लेकिन ऐन वक्त पर प्रचंड ने वादा खिलाफी की और शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल के समर्थन में आ गए। इसलिए ओली की पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। प्रचंड ने ऐसा क्यों किया, इसे समझने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा। असल में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल बहुत ही विवादित रहा है। विद्या देवी भंडारी केपी शर्मा ओली की वफादार मानी जाती हैं। इसकी वजह है कि ओली की पार्टी CPN-UML से ही भंडारी का ताल्लुक रहा है। इसलिए भंडारी के बारे में कहा जाता है कि वो ओली के इशारे पर ही काम करती हैं। ओली के बाद जून 2021 में शेर बहादुर देउबा जब प्रधानमंत्री बने तो विद्या देवी भंडारी कई बिलों को राष्ट्रपति की हैसियत से अटकाती रही। नागरिकता बिल पर भी विवाद भंडारी की इसी सोच के चलते बढ़ गया था। इसलिए जानकार बता रहे हैं कि प्रचंड को पता था कि अगर ओली की पार्टी से कोई राष्ट्रपति बनेगा तो विद्या देवी भंडारी की तरह ही अड़ंगे डालता रहेगा। इसलिए प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करना बेहतर समझा। अब आप पूछेंगे कि ओली के समर्थन वापस लेने से प्रचंड की सरकार पर क्या असर पड़ेगा? नेपाली संविधान के मुताबिक अगर कोई दल सरकार से समर्थन वापस ले लेता है या पार्टी टूट जाती है तो सरकार को फिर से विश्वास मत हासिल करना जरूरी है। इसके तहत 30 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करना होगा और जिस पर मतदान होगा। ऐसे में प्रचंड के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती सदन में अपना बहुमत साबित करने और विश्वास मत हासिल करने की होगी। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में कुल सीटों की संख्या 275 है, यानी यहां बहुमत के लिए 138 सीटों की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के पास 89 सीटें हैं। केपी शर्मा ओली की पार्टी के पास 78 सीटें हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी के 32 सांसद हैं। इस सरकार को बाकी दूसरे छोटे मोटे दलों का भी समर्थन हासिल है।
अगर ओली के अलावा बाकी सभी पार्टियां सरकार का समर्थन कर देती हैं तो प्रचंड के पास 157 सांसदों का समर्थन होगा, यानी सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन सवाल है, क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा कहने के पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि अगर छोटी पार्टियों ने दहल का साथ छोड़ दिया तो वो सरकार नहीं बचा पाएंगे। प्रचंड के 32 और देवबा के 89 सांसदों को मिलाकर 121 सांसद ही होते हैं, जो बहुमत से 17 कम है। दूसरी बात, कई विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद ओली और शेर बहादुर देवबा एक साथ आ सकते हैं। देवबा के 89 और ओली के 78 सांसदों को मिलाकर 167 सांसद होते हैं, जो बहुमत से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रचंड अपनी कुर्सी से हाथ धो सकते हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस पूरे मामले से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर भारत के नजरिए से देखें तो इस पूरे मामले से भारत को राहत मिलने वाली है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, विद्या देवी भंडारी देवबा सरकार के कामकाज में अड़ंगा डालती रही थी। नागरिकता बिल को अटकाना भारत को भी रास नहीं आया। इसकी वजह थी कि ये बिल मधेसियों के हक में था, इसलिए भारत भी नहीं चाहता था कि भंडारी फिर से राष्ट्रपति बन जाएं। दूसरी बात थी कि ओली और प्रचंड दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। चीन हमेशा से चाहता रहा है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ रहें ताकि चीन को इसका फायदा मिलता रहे। ओली और प्रचंड के साथ आने का फायदा चीन उठा चुका है। इसी सरकार ने चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड में शामिल होने का फैसला किया था। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टियों का एकजुट होना भारत के लिए ठीक नहीं था। इन दलों ने कई मौकों पर भारत को असहज किया था। ओली प्रधानमंत्री रहते हुए कई बार अपने चीन समर्थित रुख को जाहिर कर भारत को मुश्किल में डाल चुके थे। हालांकि प्रचंड को भी भारत पहले चीन के समर्थक के रूप में देखता था, लेकिन हाल के दिनों में उनके रुख में बड़ा बदलाव आया है। देवबा के लिए ओली को नाराज करना इसी की एक वानगी है। इसलिए नेपाल में हुए हालिया घटनाक्रम को भारत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रचंड के इस नए कदम से सरकार की उम्र कितनी लंबी हो पाएगी और भारत को कितना फायदा हासिल होगा, इन तमाम सवालों पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। आज की चर्चा में इतना ही। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों की एकजुटता भारत को असहज क्यों करती है? मूल्यांकन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।